हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआरएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स इसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स इसकी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ठीक है जी। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 के 3 वीडियो अपलोड किए हैं। उसके अलावा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाला था। बेटा अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो काइंडली उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है, पूरे चैप्टर में जो भी चीजें आ रही हैं थ्रू आउट दी चैप्टर, जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो क्योंकि उसमें मैंने नंबर्स हर तरीके की चीजें समझाई हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। बहुत सारी चीजें इस तरीके की आपको समझाई है और कुछ थ्योरम भी समझाई है। और किसी नंबर को इरेशनल नंबर किस तरीके से प्रूफ करना होता है, जो कि हमें पता है कि इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें प्रूफ करना है उसको। ठीक है, तो वो किस थ्योरी के बेस पे किया जाता है वो सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इरेशनल नंबर 3 तरीके के होते हैं जो मैंने आपको बताया था। उसमें इरेशनल नंबर यहाँ पर जो जिसकी बात करेंगे, अंडर रूट वाले इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे। अब अंडर रूट के अंदर ऐसे नंबर जिनका जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते वो सारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि प्राइम नंबर्स जो है, क्या वो सारे प्राइम नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं? जी नहीं, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है कि सारे प्राइम नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये भी मैंने उसमें क्लियर किया था वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं यहाँ पर अंडर रूट 2 लिखती हूँ। अंडर रूट 2 क्या एक कंप्लीट स्क्वायर है? क्या इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर निकलता है? अंडर रूट 2 से बाहर निकालें, इसकी वैल्यू 1 डेसिमल करके कुछ आती है समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अंडर रूट 3 की अगर हम बात करते हैं, हम 3.14 इस तरीके से समथिंग उसकी वैल्यू लेते हैं, ये भी इरेशनल नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर इसका नहीं होता। अगर हम अंडर रूट 4 की बात करें, अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या निकल गया? 2 निकल गया। तो इसका मतलब अंडर रूट 2 एक कंप्लीट स्क्वायर है, यानी कि इसको एक ऐसा नंबर है जिसका ये कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा है? 2 है। तो ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, इस वजह से ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अगर हम अंडर रूट 5 की बात करें, ये भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। अगर हम अंडर रूट 6 की बात करें, ये भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो क्या निकलते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता है ना, तो इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 7 ये भी इरेशनल नंबर है। इस तरीके से आप आगे करके सोन चेक कर सकते हो। ऐसे कोई भी नंबर्स जो कि अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। पहली चीज तो आपको ये बतानी थी, जो मैंने बता दिया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? प्रूफ दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। आपको ये प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल। बेटा इस तरीके के जब आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको एक बेसिक सी चीज को समझना है। हमें पता है अंडर रूट 5 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, और हमें ये भी पता है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन क्योंकि हमें प्रूफ करना है, तो इसको जिस तरीके से मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी, मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया था उसमें अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है, और एक थ्योरम भी यूज हुई थी, वो भी बताई थी मैंने कि उसका क्या कंसेप्ट होता है। वो मैं आपको अभी यहाँ पर भी बताऊंगी, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँ, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लेना। ठीक है, अब देखो, जिस भी नंबर को आपको इरेशनल प्रूफ करना है ना, आपको उसको ही मान लेना है उसका अपोजिट मतलब उसको आपको मान लेना है कि वो रैशनल है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना अंडर रूट 5 इरेशनल है, तो हम यहां पर क्या मान लेंगे? लेट अंडर रूट 5 बी रैशनल। ठीक है, अब रैशनल नंबर की थ्योरी आपने क्या पढ़ी हुई है? रैशनल नंबर जब आपने पढ़े थे, रैशनल नंबर को आपने पढ़ा था कि ऐसा नंबर जिसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है? ए अपॉन बी, इट्स ए और बी यहाँ पर क्या है? ए अपॉन बी में ए और बी इंटीजर्स हैं जो कि को प्राइम्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स एज वेल एज इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसकी हमने ये थ्योरी पढ़ी थी। इसका मतलब क्या है? ए अपॉन बी की जगह यू कैन टेक पी अपॉन क्यू, आर अपॉन एस। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, वट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक द वैल्यू। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स नंबर का कंसेप्ट भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था। को प्राइम्स नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। और इसको और जहां पर ए और बी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स भी मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के नंबर्स जो होते हैं
हैं, नंबर लाइन की हेल्प से मैंने आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। जहां पर कि b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b हमने यहाँ पर कहाँ लिखा है, डिनोमिनेटर की जगह पे लिखा है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया आपका, मतलब वन मोर कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। वो क्या होता है बेटा, जब अपने रैशनल नंबर्स पढ़े थे ना, तो को प्राइम्स इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि रैशनल नंबर जब अपने पढ़े थे आपको बोला गया था रैशनल नंबर्स को जब आप सॉल्व करोगे तो उसको सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की एक कंडीशन ये थी कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक कंडीशन ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म की, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर था डीएवी की बुक में, बाकी एनसीईआरटी की बुक्स में देख लेना कौन सा आगे का चैप्टर है, रैशनल नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें क्या चीज थी कि जो आपका जो ये होता है, एक तो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज ये थी बेटा, जो रैशनल नंबर होता है उसको लोएस्ट टर्म फॉर्म में लिखना होता है। लोएस्ट टर्म फॉर्म का मतलब क्या होता है, सपोज अगर ऊपर 14 दिया है, नीचे 16 दिया, तो उनको काट पीट के कैंसिल करके आपस में जिस भी टेबल से उसको उस स्टेज तक आपको कैंसिल करना है, डिवाइड करना है एक दूसरे से, जब तक कि उनका कॉमन फैक्टर 1 ना हो, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि उसको उनके लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर का पूरा थ्योरी, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है जी। तो आपको जब इसको इरेशनल प्रूफ करना है, सबसे पहले आपको स्टेप ये करना है, जिस भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है उसको आपको रैशनल ले लेना है। उसके बाद रैशनल नंबर की जो थ्योरी होती है उसको a अपॉन b के इक्वल लिख सकते हैं, आपको ये लिखकर दिखाना पड़ेगा, इन चीजों के नंबर होते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब √5 जो है वो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ पर a रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमेशा यही करना है बेटा, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वेयर कर दो, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब हम दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे। अगर हम दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे √5 और b है, इन दोनों का स्क्वेयर है, इक्वल्स टू a है तो इसका भी स्क्वेयर है। अब देखो √5 का स्क्वेयर, इसका मतलब क्या, √5 का भी स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में b का भी स्क्वायर है, इक्वल्स टू a स्क्वायर। √5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √5 मल्टीप्लाई बाय √5, ठीक है, मल्टीप्लाई में b स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू a स्क्वायर। √5 को जब आप √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम नंबर से ये 5 आ जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। जब आपका ये आ जाए इसको आपको नाम दे देना है फर्स्ट, ऑलवेज, ठीक है, ये हमेशा करना है आपको। अब आपको एक चीज मैं और बताती हूँ, यहाँ पर इन चीजों को अच्छे तरीके से बेटा समझ, ये हाइड हो गया था, आपको बता देती हूँ। मैंने सिर्फ इसको क्रॉस यहाँ पे स्क्वेयरिंग की है, स्क्वेयरिंग किया तो √5 का स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, इक्वल्स टू a स्क्वायर है। √5 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, √5 मल्टीप्लाई बाय √5। बाकी चीजों को मैंने एज इट इज रहने दिया। जब √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर 5 आ गया है और यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। जब इस स्टेज तक आप पहुंच जाएंगे, बेशक आपको √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, कोई भी आई मीन टू से दैट इरेशनल नंबर दिया, जब आप उसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए देता है तो इसी तरीके से, इसी थ्योरी के ऊपर आपको इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है जी। और हर एक स्टेप में आपको अच्छे तरीके से डेप्थ में जाके बता रही हूँ बेटा, ताकि आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, आपको रटना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है जी। अब आपको मैं एक चीज और बताती हूँ यहाँ पर बेटा, जैसे यहाँ पर क्या आया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आया, ठीक है, ये क्या रहा ना, इसका मतलब क्या है, मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। भाई अगर 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में डिवाइड में जा सकता है। अब आपको जो थ्योरम मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो, थ्योरम 1.2 है आपकी किताब में से ही मैंने बताई थी। मैंने आपको बोला था p अगर कोई भी एक प्राइम नंबर है, अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। थ्योरम ये थी कि अगर कोई नंबर हमारे स्क्वायर को डिवाइड करता है, आप सिंपल वर्ड में समझो, अगर कोई भी एक नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है बेटा, देखो इसका मतलब एक सिंपल लाइन वैसे मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पर बोलती हूँ 2 इज इक्वल, 2 जो है यहाँ पर 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है 4 के स्क्वायर को, ठीक है। 2 4 के स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यानी 2 जो है 16 को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, सिंपल सी चीज है। अगर 2 जो है वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 4 के स्क्वायर को मतलब 4 का स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लिया, ये जो 4 है ना इसको हमने ले लिया a और ये जो 2 है इसको ले लिया p, यानी कि p अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा,
ठीक है, यही थ्योरम है आपकी। तो इसके बेस पे यहाँ पर अगर जो ए स्क्वायर है 5 जो है, अगर ए स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। तो इसको लिख कर बताना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore a is also divisible by 5। ठीक है, अगर ए स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देती हूं कि यहां पर हमने ये निकाला है कि ए जो है वो डिविजिबल है। बेसिकली देखो, क्वेश्चन के कंसेप्ट को अगर आप समझो, क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इरेशनल प्रूफ करना है ना। हमने ए और बी ले लिया, हमने ये चीज बताई कि ए और बी को प्राइम है। अगर हम किसी तरीके से ये चीज प्रूफ कर दे कि ए और बी को प्राइम्स नहीं है, यानी कि ए और बी के मोर देन वन फैक्टर है, तो हमारी थ्योरी गलत हो जाएगी। जो हमने रैशनल लिया तो हम इसको ऑटोमेटिकली इरेशनल प्रूफ कर देंगे। हम वही चीज कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर ये तो कर दिया कि ए जो है वो 5 से डिविजिबल है। एक इंटीजर को तो मैंने प्रूफ कर दिया कि 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम दूसरे इंटीजर की बात करते हैं। तो यहां पर मैं एक चीज आपको और बता देती हूं। अगर देखो, मैं ये भी अब यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, यहां पर मैं ये चीज भी लिख सकती हूं। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, या फिर इसको आप लिख दो और 5c इज इक्वल टू a। भाई मैंने यहां पर ये तो कर दिया ना कि a जो है 5 को डिवाइड करता है। अब मैं यहां पर 5c इज इक्वल टू a भी लिख सकती हूँ। 5c इज इक्वल टू a क्यों लिख रही हूँ बेटा, c जो है यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, c यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर इसका भी रीजन देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी a इज नॉट अ पर्टिकुलर नंबर, a इज नॉट अ पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, ए यहां पर कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। ए इज एनी नंबर ए यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है विच डिवाइड्स 5, जो कि 5 को डिवाइड कर रहा है। देखो, इसको भी मैं समझाती हूं यहां पर एग्जांपल देकर। एक चीज बताओ बेटा एक बहुत इजी चीज आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ यहाँ पर कि देखो, अगर सपोज करो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया आपको कि यहाँ पर ये चीज बताई है ना मैंने आपको कि अगर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 है। और अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये होगा कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। यही बताया ना मैंने आपको। अब यहाँ पर हम ये चीज बोल रहे हैं कि a यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। इसी के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, a यहाँ पर कोई ये देखो बार बार हाइड हो जाता है, सॉरी बेटा। देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, आपको मैंने ये बताया था ना कि 5b स्क्वायर इज टू a स्क्वायर। हमने यहाँ पर ये चीज थ्योरम 1.2 से प्रूफ किया कि जो 5 जो है वो a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो 5 जो a को भी डिवाइड करेगा। यही चीज बताइए ना। अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ a कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, a कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, a यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जो कि 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज बताओ मुझे, यहां पर कौन सा नंबर हो सकता है, यानी कि यहां पर ए की जगह मुझे ऐसा कोई नंबर लेना पड़ेगा ना जो कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या क्या ले सकती हूँ, मैं 10 ले सकती हूँ, 15 ले सकती हूँ, 20 ले सकती हूँ, 25 ले सकती हूँ। जो भी चीज ऐसे आप लेना चाहो ले सकते हो। यही मैं एग्जाम्पल देकर यहाँ पर बता देती हूँ। 10, 15, 20, आगे आगे सो जो भी वट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर डिवाइड आप किससे कर रहे हो। अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर वो नंबर लिखोगे जो कि 5 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। अगर आपको 3 को यहाँ पर प्रूफ करना है इरेशनल, तो यहाँ पर वो नंबर लिखोगे जो 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। अगर आपको 2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो यहाँ पर वो नंबर लिखोगे जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। इसी तरीके से अगर आपको 7 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो यहाँ पर आप वो नंबर लिखोगे जो कि 7 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। ये चीज आपको यहाँ तक समझ आई। इसके बाद, और सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकता है सी, वही चीज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो बाय स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। अगर हम यहां पर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हम क्या प्रूफ करेंगे, देखो आप स्क्वायर करो, यहाँ पे 5c का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। अब एक चीज बताओ, अभी हमने यहाँ पर ऊपर 1 में क्या पढ़ा था, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अभी अभी जिसको मैंने नंबर 1 कंडीशन नाम दिया था, यहां पर मेरा आ रहा था कि a स्क्वायर मेरा 5b स्क्वायर के इक्वल है, और यहां पर मेरा आ रहा है 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर a स्क्वायर की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ वैल्यू 5b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगी फ्रॉम फर्स्ट पुट a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ 5c का स्क्वायर क्या होगा बेटा सोल्व करके, इसका मतलब क्या है 5 का भी स्क्वायर है मल्टीप्लाई में c का भी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख रहे हैं 5b स्क्वायर लिख रहे हैं। तो ये इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग को नजर आ रहा है, ये देखिए 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। मैं इसको नेक्स्ट शीट पे सोल्व करके दिखाती हूँ, दोबारा से लिख देती हूँ। मेरा यहाँ पर आ गया है 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब देखो हमने पहले क्या किया, हमने पहले a जो इंटीजर था, a इंटीजर ये हम क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया था, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने a और b को को प्राइम लिया है। ठीक है, और a और b को को प्राइम का मतलब होता है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है, लेकिन हम अगर यहाँ पर प्रूफ कर दे कि a और b के एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। इसका मतलब जो हमने कंसेप्ट फॉलो किया है कि a जो हमारा जो भी √5 है वो रैशनल नंबर नहीं है, हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा और √5 इरेशनल हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना है, अब आप एक चीज सोचो, b को हमें b की वैल्यू निकालनी है ना, बेसिकली b को कुछ ना कुछ करके सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पर इसको ये भी लिख सकती हूँ 25c स्क्वायर, और ये b के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा इक्वल्स टू b स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया बेटा 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर आ गया। अब एक चीज बताओ, वही थ्योरम अगर 1.2 हम देखें, यहाँ पर भी वही थ्योरम हम 1.2 देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर लिख रही हूँ बेटा, ये देखो 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर लिख रही हूँ, तो c स्क्वायर क्या हो सकता है b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, यानी कि अगर 5 जो है b के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है 5 क्या है वो b को भी डिवाइड करेगा, यही मतलब है ना थ्योरम 1.2 से। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 therefore b is also divisible by 5, तो b भी 5 से डिविजिबल होगा भाई। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसको भी हम यहां पर क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं इस तरीके से। अब यहां पर रुकना पड़ेगा आपको, क्यों रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी हमने यहां पर क्या लिखा कि a इज डिविजिबल बाय 5, a 5 से डिविजिबल है। ठीक है, a 5 से डिविजिबल है, और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितने निकल रहे हैं, यहाँ पर तो 5 कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं। तो ये थ्योरी तो हमारी एकदम गलत हो गई कि a और b इंटीजर्स हैं जहां पर वो को प्राइम्स तो रहे नहीं। क्यों, क्योंकि इनके एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर निकल गए, इनके तो 5 कॉमन फैक्टर निकल गए। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें इसको लिख कर दिखाना पड़ेगा। मैं पोज करके लिख रही हूँ। ठीक है बेटा मैंने इसको पोज करके लिख दिया, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगी सामने तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीजें मैंने बोली है वही मैंने लिखी है, लाइन वेज आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सही चीज आपको लिखनी है। क्योंकि a और b यहाँ पे मैंने लिखा है therefore a and b have at least 5 as a common factor, but the fact is a and b have no common factor other than 1. This contradiction has arisen due to our incorrect assumption that √5 is rational, therefore √5 is irrational. इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर ये देखा कि a और b के तो 5 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, जबकि a और b का सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्यों हुई है, हमने क्योंकि गलत अनुमान लगाया कि √5 इरेशनल है, इसलिए ये सब चीजें अराइज हुई। ठीक है, तो √5 जो इरेशनल है यहाँ पर ये प्रूफ हो गया है। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा इसके साथ ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
इस तरीके के क्वेश्चन और ज्यादा इजी होते हैं जो आपको √2 इजी, मतलब क्या कहते हो, इजी तो वो भी है, कंसेप्ट को समझने की बात है, मतलब इसको ये बोल सकते हैं कि थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कराया था जो कि आपके बुक के एग्जाम्पल से ही मैंने लिया था। यहाँ पर प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। जब इस तरीके के नंबर्स को आपको इरेशनल प्रूफ करना होता है तो थ्योरी वही यूज होती है। जिस भी नंबर को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको रैशनल ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट 3 + 2√5 बी रैशनल। हमें इरेशनल प्रूफ करना है, हम रैशनल लिख देंगे। क्वेश्चन अब जल्दी होंगे क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको रैशनल वगैरह सब चीजें समझाई थी। अब यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ a/b। ठीक है, रीजन आपको हमेशा देना पड़ेगा, इस चीज को याद रखना, वेयर a and b are co-primes integers and b is not equals to 0। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, हमें अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो अंडर रूट वाला नंबर है ना उसको आपको सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो √5 को सेपरेट करना है। इसका मतलब पहले मैं क्या करूंगी, 2√5 को ऐसे रहने दूंगी यहाँ पर, इक्वल्स टू a/b। ये 3 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद इस 2 को डिवाइड में ले जाऊंगी तो √5 क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें अभी मैं इसको एज इट इज रहने दे रही हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले रही हूँ, b आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा a - 3b। ठीक है जी, अब ये √5 के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो a - 3b डिवाइडेड बाय b, मल्टीप्लाई में 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, इसका रेसिप्रोकल जाएगा 1/2 जाएगा, तो √5 क्या आ जाएगा, a - 3b डिवाइडेड बाय 2b आ गया। अब बस ये क्वेश्चन यहीं पर हमारा खत्म हो गया। कैसे, हमें पता है, यहाँ पर हम ये बता देंगे कि ये तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अलग हो गया ना, ये तो इरेशनल है और ये क्या है, रैशनल है। क्यों है रैशनल भाई, क्योंकि अभी अभी तो हमने ऊपर बोला है, अभी अभी हम ही ने बोला है ना कि ए और बी को-प्राइम्स हैं। ठीक है, तो ए और बी को-प्राइम्स है तो ये क्या है, ये तो एक रैशनल नंबर हो गया क्योंकि इसको a/b की फॉर्म में हमने लिया था, ए और बी को-प्राइम्स है, ये रैशनल नंबर है। क्योंकि ये रैशनल नंबर है, अब हम यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे। ये क्वेश्चन बस यहीं पे आपका स्टॉप हो गया है और थ्योरी जो मैं लिखूंगी वो मैं पूरी यहाँ पर आपको पोस्ट करके लिख कर दिखा रही हूँ, फिर मैं समझा दूंगी। सिंपल सी चीज है, जब इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चन है, आपको जो भी नंबर दिए हैं इक्वल्स टू a/b की फॉर्म में लिखेंगे, रीजन जो देना हमेशा देंगे, उसके बाद जो भी अंडर रूट वाली वैल्यू है उसको सेपरेट कर लेंगे। जब सेपरेट कर लेंगे, अंडर रूट वाली वैल्यू को दिखा देंगे इरेशनल और दूसरी वैल्यू को दिखा देंगे रैशनल, क्योंकि ए और बी हमारे को-प्राइम्स है और इंटीजर्स है, बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये पूरा रैशनल है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें थ्योरी लिखकर इस क्वेश्चन को खत्म कर देना, तो मैं पोस्ट करके थ्योरी लिख रही हूँ। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर मैंने थ्योरी लिख दिया। यहाँ पर मैंने क्या चीज लिखी है, जो चीजें मैं बोल रही हूँ वही चीजें मैंने लिखी है। मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी है बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा है, since we know that √5 is irrational where a and b are integers, we get a - 3b/2b is rational, and so √5 is rational, which is absolutely incorrect. So this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 3 + 2√5 is rational, so 3 + 2√5 is irrational. सिंपल सी चीज है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि √5 जो इरेशनल है, जहां पर a और b इंटीजर्स है, तो हमें जो मिला है a - 3b/2b, ये एक रैशनल है और √5 रैशनल है, ये एकदम गलत बात है, एकदम गलत है। तो ये अनुमान हमारा एकदम गलत है कि 3 + 2√5 रैशनल है, इसलिए ये इरेशनल है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये चीज प्रूफ कर दी कि ये इधर, कभी भी एक बात सोचकर देखो, कॉमन सेंस यूज करो कि इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल टू का साइन बीच में आ रहा है ना बेटा, कभी ये पॉसिबल है कि रैशनल और इरेशनल इक्वल होंगे, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन एकदम गलत था। ठीक है, और ये क्यों था गलत, क्योंकि हमने अनुमान गलत लगाया था। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। इसके साथ ही इसका समापन करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जंप करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट है। क्वेश्चन चुन्नू से है, बस स्टेटमेंट इनकी थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जो चीजें मैं बोली जा रही हूँ वही चीजें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ऐसा कुछ अलग से नहीं लिख रही है। ठीक है, कोई वर्ड अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन जैसे वर्ड आया वो आपको नहीं लिखना है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखी हुई बात आपकी सही होनी चाहिए। अब थर्ड पार्ट में क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल है, तो सिंपल सी चीज है भाई, जिसको इरेशनल प्रूफ करना है उसको हमें रैशनल के इक्वल ले लेना है। तो लेट, क्योंकि इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं ले रही हूं लेट, किसको प्रूफ करना है, 1/√2 को, तो मैंने इसको ले लिया, इज
रैशनल, इज लिख दो या बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर ये रैशनल है इसका मतलब क्या है, 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जब बताया था, मैंने क्या बोला था, आपको अंडर रूट की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में 2 है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अंडर रूट 2 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू b। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो अंडर रूट 2 की निकालनी है। तो अंडर रूट 2 क्या होगा बेटा, यहाँ पर b अपॉन ए जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर लाइन वेज नहीं लिखी, वो लिखनी मैंडेटरी है। यहाँ पर लिखेंगे वेयर, क्योंकि हमने इसको इक्वल्स टू ए अपॉन बी की फॉर्म में लिया ना, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, जहां ए और बी को प्राइम्स है, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, इंटीजर्स वर्ड भी लिख रही हूँ कोमा लगाकर, इंटीजर्स भी हैं वो। ठीक है, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपको लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू बी अपॉन आ गया। अब आप खुद सोच कर देखो भाई, अंडर रूट 2 तो हमारा इरेशनल है, क्यों इरेशनल है हमें पता ही है। ठीक है, और यहाँ पर बी अपॉन ए आ गया, बी अपॉन ए तो हमारा रैशनल है। अभी तो हमने लिखा है कि ए और बी जो है प्राइम को प्राइम्स है, को प्राइम्स है, इंटीजर्स है, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो रैशनल आ गया। तो क्या कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल हो सकते हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस वजह से अब हम लिखेंगे यहाँ पर थ्योरी। तो थ्योरी मैं पोस्ट करके लिख रही हूँ। देखो जी, इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख दी है। Since we know that under√2 is irrational, where a and b are integers and co-primes, we get b upon a is rational and under√2 is rational, which is absolutely incorrect. Okay जी, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption, therefore 1/√2 is rational। इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं अंडर रूट 2 जो है irrational है, जहां पर a और b जो है इंटीजर्स है और को प्राइम्स है। तो हमने क्या पाया है, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, जिसको मैंने रैशनल एरो करके दिखाया है कि b अपॉन ए जो है रैशनल है और अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, हमने रैशनल माना है, जो कि एकदम गलत है। तो ये क्यों हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमने अनुमान एकदम गलत लगाया था, इसलिए 1/√2 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है जी, तो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसके सेकेंड पार्ट पर। इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट भी वही है, 7/5 है, इसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे जिसको इरेशनल प्रूफ करना है कि लेट 7/5 बी रैशनल, कि ये रैशनल है। अब अगर ये रैशनल है इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 7/5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स कोमा इंटीजर्स, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, इंटीजर्स, यहाँ पे आर नहीं है बेटा। ठीक है, इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमें पता है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके फर्स्ट क्वेश्चन में भी दोबारा से सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या, अब हमें क्या करना है, हमें ये जो अंडर रूट 5 है ना बेटा, इसको हमें सेपरेट कर देना है। ये मेरा थोड़ा गलत हो गया था, मैंने कैंसिल कर दिया है। आप यहाँ पर क्या करना है बेटा, अंडर रूट 5 को अलग करना है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अंडर रूट 5 अपनी जगह पर रहेगा, सामने क्या है a अपॉन बी है, और 7 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अंडर रूट 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, a अपॉन 7b, और ये क्वेश्चन यहीं पर आपका स्टॉप हो गया। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, स्टॉप हो गया ना। क्यों स्टॉप हो गया, इसलिए स्टॉप हो गया क्योंकि ये इक्वल कभी हो सकते हैं, आप खुद सोच कर देखो, ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 5 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी आ रहे हैं जो कि इंटीजर्स है, जो कि हमने माने को प्राइम्स है। ठीक है, तो ये तो रैशनल है। तो कभी एक बात बताओ, रैशनल इरेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं, रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं, तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसके बाद इसका मतलब क्या है, जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है, जो भी ये क्यों हुआ, ये हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन या फिर इनकरेक्ट एजम्पशन, वही वर्डिंग हम लिखेंगे। तो वो लिखकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है जी, बोलना। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दी है,
जो चीज मैंने बोली वही लिखी है। मैंने ये लिखा है, सिंस वी नो दैट √5 इज इरेशनल वेयर a and b आर इंटीजर्स को प्राइम्स, वी गेट a/7b इज इरेशनल एंड 7/5 इज रैशनल विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर इनकरेक्ट assumption दैट 7/5 इज रैशनल, सो 7/5 इज इरेशनल। ठीक है, ये विरोधाभास ये सब चीजें क्यों हुई बेटा? देखो यहाँ पर क्या है, √5 जो है वो मैंने क्या लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 इरेशनल है और a और b इंटीजर्स हैं जो कि आपस में को प्राइम्स हैं। ठीक है, तो हमने ये पाया कि a/7b जो है वो रैशनल है और 7/5 रैशनल जो कि हमने माना था वो एकदम गलत था। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन का मतलब होता है ये विरोधाभास। ये क्यों उत्पन्न हुआ? ये हमने जो गलत अनुमान लगाया उसकी वजह से हुआ। गलत अनुमान क्या था? हमने ये अनुमान लगा लिया था कि 7/5 जो है वो रैशनल है, इस वजह से 7/5 जो है वो इरेशनल नंबर हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। बेसिकली हम यहाँ पर a और b जो ले रहे हैं वो इंटीजर्स है, को प्राइम्स है। ठीक है जी, तो को प्राइम्स जो होते हैं ना, हम को प्राइम्स होते हैं ना, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर सीधा इधर आ जाता है, ए और बी आ जाता है, उसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट या जो भी आती है, तो ये तो रैशनल है, इरेशनल, रैशनल इरेशनल कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो उसके बाद हमें स्टेटमेंट लिखकर यहाँ पर दिखा देनी है कि हमने जो अनुमान लगाया था एकदम गलत था, इसकी वजह से। देखो क्वेश्चन कितना छोटा सा और स्टेटमेंट कितनी बड़ी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट जरूर लिखना, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो नंबर भी उतने ही मिलेंगे, बहुत कम नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो लास्ट पार्ट है इसका। यहाँ पर क्या प्रूफ करना है? 6+√2, जो 6+√2 है इसको भी इरेशनल प्रूफ करना है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम। यहाँ लेट कर लेंगे, लेट 6+√2 बी रैशनल। हमने ये मान लिया कि ये रैशनल है, तो रैशनल की थ्योरी को भी फॉलो भी करना पड़ेगा। देयरफॉर 6+√2 इज इक्वल टू a/b आ जाएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी वेयर a and b आर को प्राइम्स, comma integers and b is not equals to 0। ठीक है, रैशनल नंबर का बेटा मैंने पूरा कंसेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन में दोबारा से समझाया है, उसको अब अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, √2 को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, तो √2 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, a/b है, 6 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं b या a-6b। इस स्टेप पे छोड़ना चाहो यहाँ भी छोड़ सकते हो, क्वेश्चन आपका यहीं पे स्टॉप हो जाता है। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर √2 जो है ये हमें पता है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, और ये जो है ए और बी तो अभी हमने बोला को प्राइम्स है, इंटीजर से कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो सकता है। ये ए बी और क्योंकि ये जो है हमारे रैशनल है, a/b को रैशनल लिया था ना, ये तो हमारे रैशनल है, तो रैशनल और इरेशनल तो कभी भी जिंदगी में इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये तो यहीं पे प्रूफ हो गया कि ये जो है हमने जो माना है ना ये गलत है। ठीक है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल हो नहीं सकते। तो स्टेटमेंट लिखनी है, लिखकर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके साथ ही हमारी वर्कशीट खत्म हो जाएगी। की थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख दी है। मैंने लिखा है, सिंस वी नो दैट √2 इज इरेशनल वेयर a and b आर co-primes integers, we get a-6b is rational and 6+√2 is rational, which is absolutely incorrect. So this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 6+√2 is rational. So 6+√2 is irrational। ठीक है जी, तो मैंने क्या लिखा है कि जो √2 है वो इरेशनल है, जहां पर a और b को प्राइम्स है, इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, तो हमने ये पाया कि a-6b/b जो है वो रैशनल है और 6+√2 रैशनल है, जो हमने माना था वो एकदम गलत था। तो ये विरोधाभास, ये जो चीजें हैं ये इस वजह से हुई क्योंकि हमने जो अनुमान लगाया था वो एकदम गलत था। अनुमान क्या लगाया था कि 6+√2 जो रैशनल है, जबकि 6+√2 इरेशनल है। ठीक है जी, तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, इसकी एक्सरसाइज 1.2 पूरी यहाँ पर कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है जी, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।